नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप देखेंगे, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ मर्चेंडाइज स्टोर पर हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर 30% डिस्काउंट चल रहा है विंटर क्लोथिंग्स के लिए, तो वहाँ अवश्य जाएं और देखें। तो आइए चलते हैं भाव के पास सीधे। भाव, आज एक नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है मुर्शिदाबाद में। एक बेलडांगा नाम की जगह है वहां पर। लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी ने ही कराया है और अपने आप को दूर दिखाने के लिए उसको पहले निकाल दिया, हुमायूं कबीर को, लेकिन फिर उसको कहा कि सब तुम्हारे साथ है, तुम तो करो, चलो आगे चलो। तो ये ममता दीदी की ये कौन सी नई चाल है? नहीं, ममता की चाल है मैं नहीं मानता। जिसका नाम ही हुमायूं है, हुमायूं का बाप तो बाबर था, तो शायद अपने बाप का कोई स्मारक वगैरह बना रहा होगा और उसको ही बाबरी बोलेगा। अब कोई भी इमारत आप ताजमहल आप जाके वहां खड़ा करो या हवा महल जाके और कहीं खड़ा करो, तो वो हवा महल नहीं बनता ना। बाबरी जो थी, तो आप बाबरी नाम से कुछ बनाओ तो उसको बाबरी नहीं बोलते। हमको कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ममता को डिस्टर्ब होना जरूरी है, क्योंकि ममता डर गई है वो एसआईआर से। वो खुद को मुस्लिम तुष्टिकरण वाली ना दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो डरा रहा है। मैं मानता हूँ हुमायूं कबीर जो है वो शायद ममता को डरा रहा है। बाकी हमको डरने की कोई जरूरत, और 10 बाबरी खड़ी करो, हमको क्या प्रॉब्लम है। हमको राम जन्मभूमि से मतलब था, हमको बाबरी से मतलब था ही नहीं। ये गलती दुरुस्त करनी थी, हमने दुरुस्त कर लिया, काम खत्म हो गया। अब आप 10 बाबरी खड़ी करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत जल्दी उधर उधर भी बुलडोजर बाबा आ जाएगा, वो गिराते जाएगा, तुम बनाते जाओ, कोई बिगड़ता नहीं। तुम बनाने को बनाना है तो बनाओ ना, हमको क्या तकलीफ है। तो कबीर बनाए या और कोई बनाए, हमको मुझे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगता। हाँ, प्रॉब्लम ममता को है, क्योंकि एसआईआर से जिस ढंग से वेस्ट बंगाल में भगदड़ मची है, बांग्लादेशी भाग रहे, तो उससे माना जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे, और जाहिर है कि जो कटेंगे वो भागने वाले हैं, उनके कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। तो कटेंगे तो बटेंगे, ये भी है ना। ये स्लोगन अब उल्टी हो गई। अब देखो, ये बटेंगे कटेंगे और ओवैसी के साथ बटेंगे। इससे ममता डरी हुई है। सीमांचल में जो कुछ हुआ, इसके 5 में से 4 एमएलए भगाए थे, वहां से ओवैसी ने बिहार के फिर 5 एमएलए चुनकर लाए और एमवाय समीकरण तोड़कर लाए। तो इससे ममता डरी हुई है, और इसमें अगर वोटर लिस्ट से कुछ नाम कटते हैं तो जो बच्चे हैं वो बटेंगे। इससे ममता डरी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तो बाबरी वगैरह नाम की चीज होती है, नाम कुछ भी लगाओ, लेबल कुछ भी लगाओ, उससे कुछ होता नहीं है। मेन चीज तो एसआईआर है ओंकार जी, क्यों? देखिए, बात सही है। और ममता बनर्जी उसके खतरे भी अच्छे तरीके से भांप रही है। अभी 3 दिन पहले जो बात हम कहते आ रहे थे कि ममता बनर्जी एक लाइन क्रॉस नहीं करेगी, और वो लाइन थी जहां 355 या 356 शुरू होता है, उसका विचार शुरू होता है। तो ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले कहा है कि हम एसआईआर का इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह चाहते थे कि हम ऐसा करें, और
अगर ऐसा हम करते, उनके जाल में अगर हम फंस गए होते, तो फिर 356 यहाँ लगा दिया जाता, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। और जो आइडिया है एसआईआर कराने का, उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग का मूलतः नहीं है, ये तो अमित शाह के दिमाग की उपज है। तो एसआईआर के जो भी इस समय नतीजे आ रहे हैं, जो भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कितने नाम कट गए हैं, कितने काटे जा रहे हैं, कितने अपने घरों पर नहीं मिले हैं, कितने अब दुनिया छोड़ चुके हैं, तो जो फिगर अभी भावुक बता रहे थे, मुझे लगता है कि उतनी भी नहीं तो अगर 60 लाख 70 लाख भी मतदाता कटते हैं, या जितने बिहार में कटे हैं उतने भी अगर कटते हैं, तो भी आप पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते हुए देखेंगे। क्योंकि पिछली बार अंतर ही कितना रहा था दोनों दलों के बीच में, कुल जो वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और टीएमसी को। तो उस 28 लिहाज से लाख था, जी 28 लाख का अंतर था। जी जी, तो इस बार जो है वो डरी हुई इसीलिए हैं। अच्छा, कह रही हैं कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, और दो तो सड़कों पर मार्च निकाल चुकी, कहीं ना कहीं जनसभाएं कर रही हैं, भाषण भी दे रही हैं, एसआईआर का विरोध भी कर रही हैं। लेकिन उनको पता है कि एसआईआर का विरोध भी कहां तक करना है। अभी शायद 2 दिन पहले मालदा में, मुर्शिदाबाद में, कूच बिहार में वो गई थी, वहां का उन्होंने दौरा किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं संजय जी कि ममता बनर्जी पहली बार बुरी तरह डरी हुई हैं। उनको लग रहा है, और उनको क्या, सभी को लग रहा है। देखिए, 15 साल जब आप सत्ता में होते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। फिर लोग ये भी तो पूछेंगे कि भाई आपने डिलीवर क्या किया है, इन 3 कार्यकालों में आपकी उपलब्धियां क्या हैं। सिर्फ केंद्र सरकार को गालियां देते रहने से, जैसे अरविंद केजरीवाल का एक तरीका बन गया था कि केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे तो कहने से काम चलेगा नहीं ना। आपको बताना पड़ेगा कि आपने इन 15 सालों में पश्चिम बंगाल में कौन से आमूलचूल बदलाव किए हैं, लोगों के जीवन में किस तरह का सुधार किया है। वो अगर देखें तो लगभग शून्य है। उस मोर्चे पर तो ममता बनर्जी ने कुछ खास किया नहीं है। जी तो फिर और दूसरी बात, एक मिनट, जो आपने अभी अभी ओमकार जी बता रहे थे, उसमें एक आपको याद होगा, आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं, 2-4 महीने पहले से ये जो एसआर का मामला बिहार में चल रहा था, उस वक्त हमारे जयपुर डायलॉग के ही पॉडकास्ट में एक चर्चा निकली थी कि ममता रोकती है तो क्या करेंगे। तब पहले ये मैंने ही बोला था आपकी चर्चा में, ममता करे, उसके लिए दंगा करे तो 356-54 लग सकता है। ये शायद ममता की दिमाग में आने में देर हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये सबसे पहले बात हमने जयपुर डायलॉग में बोली है, जी ये मत भूलिए। तो बिल्कुल। ममता आज डरी है, तो जो जिसका जिक्र हमने सबसे पहले 3-4 महीने पहले किया था कि करे, ममता आगे आकर दिखाए, दंगा करे, ये खून बहेगा वगैरह वगैरह बातें करना आसान होता है, लेकिन ये होने वाला था। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अमित शाह के दिमाग की निपज है, तो बिल्कुल था ना, हमने ही जिक्र किया था। अगर आप सीधे तरीके से तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो करेंगे टेढ़ी, कर लो आप। और मैंने ही बोला था कि शायद राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव हो गए, यह तक मैंने बोला था जी। हाँ, राष्ट्रपति शासन में चुनाव होंगे तो समस्या हो ही जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन में ही होने चाहिए, जिस प्रकार से सिस्टम है उसमें बना रखा है इन्होंने। अब ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि मेरी वो देवदत्त मांझी जी से बात हो रही थी, वो देवदत्त मांझी जी जो बंगाल से आए थे, जयपुर डायलॉग्स में शायद मिले होंगे आपसे। तो वो ये कह रहे थे कि साहब कि अगर ये
डेड और डुप्लीकेट और माइग्रेटेड इनको भी हटा देते हैं तो भी मुश्किल हो जाएगी ममता के लिए, क्योंकि इनके वोट जो है वो 100% टीएमसी को पड़ते हैं, सारे जितने भी हैं वो, एक भी नहीं छूटता। पिछली बार 82% पोलिंग हुई थी, 82%। और बंगाल में जो माइग्रेशन है वो बिहार से भी ज्यादा है, और उसके बाद भी वहाँ 82% हुई, जबकि बिहार में SIR से पहले कोई 55-56% वोट पड़ जाते थे तो बहुत होता था। तो ये 20-25% जो है ये एक्स्ट्रा वोट पड़ते थे, ये सारे टीएमसी को पड़ते थे। अब वो समस्या आने वाली है जी। हाँ बिल्कुल। एक बात समझिए आप कि अगर समझो 20-25% वोट कट जाते हैं तो उसके बावजूद मैं मानता हूं कि परसेंटेज वोट का है उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो गुस्से में है वो जो डर के मारे वोटिंग वो नहीं जाते वो भी निकल कर आएंगे, और जो हमने बिहार में देखा है वही देखेंगे। शायद 2011 का रिपीट बंगाल में होगा। आपको याद होगा तो बुद्धदेव भट्टाचार्य 2011 का चुनाव अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए थे, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि एक एक मैंने वो माहौल क्या है करता है ना, कौन पत्रकार है हिंदी, मुझे नाम उसका अभी याद नहीं आ रहा है, वो राजीव उसने रंजन करके है, हाँ, राजीव रंजन, हाँ राजीव हाँ रंजन करके है। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल ममता के घर के पास दो महिलाएं थी, 60 आसपास उम्र की महिला थी, उससे बात की तो बोले ने बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, फॉर्म भरा है कि नहीं, वहाँ तो आपका क्या मत है? उसने बोला बोलेंगे नहीं। ये उसने ऐसा एक्शन करके दिखाया कि हम मगरमच्छ बोलेंगे के नहीं। साथ, मगरमच्छ के साथ है। कालीघाट इलाके का था वो। तो जो वो बोली है ना उसमें एक बड़ा सिग्नल है, चुपचाप कमल छाप हो सकता है और बड़ी तादाद में हो सकता है, और ये इतना आसान नहीं। और ममता कोई घर में बैठने वाली उद्धव ठाकरे जैसी नहीं है, वो घूमती है। तो उसको लोगों का दिमाग कहाँ चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ छुपबुगाट तो ममता के पास भी है, वो डरी नहीं है, खामखा डरी नहीं है। और एक बात है कि उनका जो भतीजा है उसका, उन्होंने कुछ BLA का शिविर वगैरह लिया है, तो उसने कितना सीरियसली SIR लिया है देखो। राहुल गांधी तेजस्वी जैसा नहीं किया है कि भाई कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब फेंकेंगे, ये फोकेंगे, वो फेंकेंगे, ऐसा नाटक नहीं किया है। ममता जी सीरियसली ये ले रही है, क्योंकि उसको हार का डर सता रहा है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देता है। और शायद अपना ये जो कौन है हुमायूं कबीर को एकदम पार्टी से निष्कासित कर देना, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है ममता कितनी डरी है। ये मैं मानता हूं सबसे बड़ा सबूत है कि मुझे हिंदू वोट अभी एक भी दूर नहीं जाना चाहिए, जो बच्चे हैं वो साथ रखने, क्योंकि जिन पर भरोसा था उनको तो कटवा दिया है, और जो बच्चे हैं वो वैसी बंटवा देगा, ये डर है, ये डर है। और वो ममता की बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखाई देता है। हाँ वो तो है, लेकिन हुमायूं कबीर को अब निकाल तो दिया है, लेकिन सारी सुविधाएं तो उसको दी जा रही हैं, पुलिस भी उसके साथ में है और सारा जो भी फैसिलिटेशन है वो सब किया जा रहा है। तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि ममता नाटक कर रही है, ऊपर ऊपर दिखा रही है कि निकाल दिया है, और एक्चुअली उसको कह रही है कि तुम करो, जिससे यहाँ पे मुर्शिदाबाद चूंकि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है कि यहाँ पर पोलराइज होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए मेरे फेवर में, मुस्लिम वोट जो है वो CPM और कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। जी वो ओंकार जी। वो बात ठीक है, लेकिन मैंने एक क्या उसको हुमायूं कबीर का एक इंटरव्यू देखा, वो अपनी पार्टी बनाने की घोषणा उसने की है। वो ममता के लिए डेंजरस है। बाबरी बनाए ना बनाए, उसको सुविधा मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर ये पार्टी बनाता है और उसने कुछ 140 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है, उसमें अगर 100 से लेकर 2-5 हजार वोट भी वो काट लेता है
तो और वोट बटेंगे, क्योंकि इस बार एक बार मैं मानता हूं कि ओवैसी बड़ी सीरियसली बंगाल का चुनाव लड़ेगा। वो बड़े जोश में आया है। सीमांचल के जो रिजल्ट है उसके बाद ओवैसी जोश में है, और अगर वो कुछ काट रहा है और इसमें और ये काट रहा है और फिर चुनाव आयोग काट रहा है, तो कितने कटेंगे और कितने बटेंगे ये आप जरा सोच लो। तो जी ममता को सिर्फ गुंडागर्दी पर उतरना पड़ेगा, गुंडागर्दी पर उतरना पड़ेगा। और मैं मानता हूं शायद 7 राउंड नहीं, 9 या 10 राउंड में भी बंगाल का चुनाव हो सकता है, अगर सेंसिटिव सिचुएशन खड़ी कर दी गई तो। ओंकार जी, आपका क्या? देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा था कि ये मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार, ये जितने 24 परगना वगैरह जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और निर्णायक भी है, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन करना, ताकि कांग्रेस को और वामपंथियों को ये इसका वोट ना चला जाए मुस्लिमों का। संजय जी, मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि उनको तो आश्वस्त होना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है पश्चिम बंगाल का, वो तो उनको आश्वस्त करने वाला होना चाहिए। मुस्लिम जो हैं वो पिछली बार आप देखिए ना, याद करिए, फुरफुरा शरीफ से लेकर के और कई अलग अलग फिरके थे, खुद असदुद्दीन ओवैसी भी थे। कोशिश तो पिछली बार भी की थी इन लोगों ने, लेकिन जब मुसलमान ये देखता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है, तो फिर आप देखिए क्या हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी 44 से 0 सीट पर आ गई थी। बाद में एक उपचुनाव हुआ था तो एक सीट उसने जीत ली थी, और वामपंथियों की भी शायद 22 या 24 सीटें थी पिछली विधानसभा में, वो भी 0 पर आ गई थी। तो अगर उनको मुस्लिम वोट मिलता या दूसरे वोट मिलते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती कि आप 0 पर आ जाएं। ममता बनर्जी की सीटें बढ़ी क्योंकि मुस्लिमों ने रणनीतिक तौर पर सोच समझ करके उन्हीं को पूरी तरीके से वोटिंग की। हो सकता है ममता बनर्जी के दिमाग में ये बात हो, जो बात आप कह रहे हैं, कि भाई चलो इसको पार्टी से भी निकाल दो, एक मैसेज दो हिंदुओं को, ताकि हिंदू नाराज ना हो सीधे टीएमसी से। और ख़ास तौर से जो भद्रलोक की बात होती है, जो एलीट वर्ग की बात होती है, जो ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा है 2011 से लेकर के अब तक, उसमें भी इस मुद्दे को लेकर के, तथाकथित बाबरी मस्जिद को लेकर के, और अयोध्या में जो प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर बना है उसको लेकर के, देखिए उसमें बंटवारा है। एक वर्ग है उसमें से जो ममता बनर्जी के साथ ठुक करके है, पूरी तरीके से आंख बंद करके है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अब इन चीजों को लेकर के सोचने समझने लगा है। और अलग अलग कारणों से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, उसके बाद भी एक और घटना हो चुकी है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है ममता बनर्जी से तो वो यही वर्ग है। तो इसमें थोड़ी फूट है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पर प्लानिंग की है, जो ब्लूप्रिंट बनाया है, 13,000 छोटी बड़ी सभाएं करना, नुक्कड़ सभाएं करना, लोगों से जाकर के कनेक्ट करना, उन तक अपना मैसेज पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये जिसके बारे में अब ये कहा जाने लगा है, और ख़ास तौर से ये राजदीप सरदेसाई से लेकर के तमाम लोग जिस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं कि जी एक जीतने वाली, चुनाव लड़ने वाली मशीनरी में तब्दील कर दिया है बीजेपी को,
तो भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ा बीजेपी वहाँ पॉलिटिकल उसमें है। हर पार्टी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर उसको जनता की सेवा करनी है, राज्य की जनता की या राष्ट्र की जनता की, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो चुनाव जीते, सत्ता में आए, सरकार बनाए। तो ये बीजेपी के लिए तो आप इसलिए इस तरह की तंज भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वो कई अवसरों पर देखने को मिलता है। यही नसीहत आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं जो आरती जैरथ ने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा जी। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जानती है। तो जो बाकी के दल हैं क्या वो चुनाव जीतना नहीं जानते हैं? ममता बनर्जी नहीं जीतना जानती है क्या? या जो जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है, बहुत बाकी अच्छी सभी से तरह अच्छी तरह से जानती है वो तो। तो इसलिए ये चीजें, ये सवाल ठीक है उठ रहे हैं कि भाई उसने हुमायूं कबीर को आगे कर दिया, उसको निलंबित कर दिया, ताकि जो कोर वोटर, जो उसकी एक मजबूती रहा है, कोर वोटर तो खैर मुस्लिम वोटर है उनका, पर साथ में जो एक उनकी मजबूती रहा है, एलीट वर्ग जिसको भद्र लोग कहते हैं, उसमें किसी तरह की फूट ना पड़ जाए। और जो हिंदू, खास तौर से जो महिलाएं उनके साथ खड़ी होती रही हैं, क्योंकि एक ट्रेंड देखने को मिला है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, महिलाएं इस बार बहुत बड़ी संख्या में मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ममता बनर्जी की एक घबराहट और एक इनसिक्योरिटी महिला वोटर को लेकर के भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर उनके साथ रही हैं। जी। और भाऊ, कांग्रेस का क्या रहेगा? राहुल गांधी आएंगे कि नहीं? राहुल गांधी अभी तो पुतिन से जूझ रहे हैं, तो पुतिन से निपटने के बाद वो ममता दीदी से जूझने आएंगे कि नहीं आएंगे पश्चिम बंगाल? राहुल गांधी को बंगाल में कोई पहचानता है कि नहीं, मुझे शक है। एक बात और मैं थोड़ी पहले ओंकार जी ने कहा उससे जोड़ दूं। भद्रलोक में सेंध लग चुकी है। मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर देखी या पढ़ी है कहीं कि जो बार काउंसिल का चुनाव था वो बीजेपी ने कुछ 10 में से 7 सीटें हासिल की है। और भद्रलोक में सबसे बड़ा लेबर सॉरी जो ज्यादा लोग होते हैं वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। अगर बार काउंसिल में ममता का पैनल हार चुका है और बीजेपी का पैनल जीत चुका है और 3 और 7 से जीत चुका है, इसका मतलब एक होता है कि भद्रलोक में सेंध लग चुकी है। और इसका कारण साफ है। आपने जो जिक्र किया कि मेडिकल कॉलेज में वगैरह स्टूडेंट के साथ जो कुछ हो गया, ये गुंडागर्दी हो चुकी है। और तीसरी बात, महिला, अगर बिहार की महिला को बीजेपी की सरकार है इसलिए छोटा मोटा काम करने के लिए, धंधा करने के लिए 10,000 की सब्सिडी मिल सकती है, तो हमको भी मिल सकती है अगर बीजेपी आएगी। तो ये लालच भी है। तो ये सारे मुद्दे हम साथ में लेते हैं तो एक बात हो जाती है कि ममता का जो कोर बेस है वो हिल चुका है। अब दूसरी बात आपने जो कही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं बंगाल में। जो है वो तो खुद ही ममता के खिलाफ है। जो अधीर रंजन चौधरी है, जो राहुल के पहले के लोकसभा में कांग्रेस के गुट नेता थे, तो मैंने तो उस पर एक वीडियो भी मराठी में बनाया था कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा 2029 के बाद ये चर्चा मत करो, 2029 के बाद कांग्रेस का लोकसभा में नेता कौन होगा वो ढूंढो, क्योंकि हर चुनाव में, आने वाले चुनाव में लोकसभा का गुट नेता कांग्रेस का हार जाता है। तो मेरी एक अंदाज है कि अगला चुनाव राहुल गांधी शायद वायनाड, अमेठी, रायबरेली सब जगह से हार जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल की कोई अगर बेस है नहीं बंगाल में, तो राहुल गांधी वहां जाकर क्या करेंगे? और ममता तो इनको अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करती, यानी इनविटेशन भी नहीं देती, आएंगे तो चाय भी नहीं पिलाएंगी। तो राहुल गांधी वहां जाकर करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ,
जो कुछ है कांग्रेस को वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, तो उससे बीजेपी का ज्यादा फायदा होगा। वो पुतिन के पीछे अभी पड़े, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव का टाइम नहीं है। तो पुतिन के साथ खाना खाने के लिए लोग भाग रहे थे, लेकिन मोदी ने इनको बुलाया नहीं। उस पर चर्चा जोरों शोरों से। अब मैंने उसमें वीडियो बनाया कि पुतिन कोई खिलौना तो है नहीं, झुंझुना तो है नहीं। हाँ, आपके लिए खिलौना चाहिए, तो पुतिन तो खिलौना है नहीं। और आपको एक मैंने उसमें कहानी बताई, यहां भी बता देता हूं। क्या होता है, घर में अगर बच्ची होती है, लड़की होती है, समझ आती है, उम्र बढ़ जाती है, उसकी शादी की चिंता माँ बाप को होती है। और अगर मंद बुद्धि हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक घर में ऐसी लड़की थी, और इन्होंने तय किया था कि भाई लड़के वाले देखने को आएंगे तो उसके सामने इसको कुछ करने नहीं देना है। तो तय किया जाता है कि बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बच्ची जो है, लड़की जो है, वो चाय और बिस्कुट का ट्रे लाकर रखेंगी और सबके पैर छुएगी और चुपचाप बैठ जाएगी, उसको बोलने तक नहीं देना है। तो सब कुछ बातें हो जाती है, लड़के वाले बोलते हैं हाँ घराना अच्छा है, परिवार अच्छा है, ये है वो है। तो अच्छा चलो, अभी लड़की तो बोलते बेबी चाय लेके आ जाओ, तो बच्ची चाय का ट्रे लेकर आ जाती है। अब तय क्या हुआ था कि भाई बेटी को, लड़की को बोलने नहीं देना है। फिर भी जब लड़की चाय का ट्रे लेकर आती है तो बाप ही पूछता है, बेबी, बच्ची, तेरे को चाय के साथ बिस्कुट लाने को कहा था ना? तो बोलती है हाँ, लेकिन वो कप में चाय में डुबा कर ही बिस्कुट खाएंगे, इसलिए मैंने डालकर ही लाए। अब आगे क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसा कोई आपके घर में है तो आप उसको छुपाते हो, मेहमानों के सामने उसको लाते नहीं हो। तो राहुल गांधी को अगर पुतिन के सामने नहीं लाया गया तो इसका कारण आप समझ लो। ये कहानी मैंने अपने वीडियो में बताई थी, आपको भी सुनाइए। तो राहुल गांधी वहां आकर क्या करेगा, इसकी चिंता थी ना। भारत सरकार को चिंता थी, मोदी को चिंता थी, मतलब भारत सरकार को चिंता थी। इतने एक महासत्ता का वीटो पावर वाले देश का प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके सामने कुछ अटपटा ना हो या राहुल गांधी ना करे। ये मछली पकड़ने जाते डायरेक्टली पानी में डुबकी मारते हैं, किसी कार्यकर्ताओं के शिविर में जाते उधर मंच पर पुशअप करना शुरू कर देते। तो भरोसा नहीं है ना, क्या करें। तो इसलिए उनको खाने से कोई मतलब नहीं था, पुतिन के साथ खाना कोई बड़ी बात नहीं, और 10 लोगों को बुलाया था, इनको बुलाने से कोई बिगड़ने वाला नहीं था। तो राहुल गांधी के बारे में आप ये किस वक्त कहा, मैंने एक बार जब अभिनंदन वर्धमान की बात थी तब उसको 24 घंटे में वापस भेजा था। तब मैंने मजाक में ये कहा था कि मोदी ने इमरान खान को फोन कर दिया कि भैया इसको 24 घंटे में वापस भेज दे, नहीं तो मैं राहुल गांधी को वहां भेजूंगा। तो इमरान इतना डर गया कि इमरान ने बाजवा को कहा भैया उसको भेज दो। तो बोला क्यों? तो बोला वरना उसने राहुल गांधी को भेजने की धमकी दी है, और राहुल गांधी अनगाइडेड मिसाइल है, पता नहीं कहाँ टूटेगा कहाँ फटेगा। तो चुपचाप बाजवा ने अटारी बॉर्डर पर अभिनंदन वर्धमान को भेज दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को अगर साथ नहीं लाया या बुलाया तो उसका कारण ये है। अगर ये ममता की मदद के लिए या मोदी के खिलाफ भी जाएगा तो बंगाल में मोदी के लिए या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और उसका ममता को डर है, ममता को राहुल की मदद नहीं चाहिए, लेकिन कोई मोदी की भी मदद करे वो भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि शायद ममता ऐसा कुछ करेगी कि राहुल गांधी बंगाल में आए ही ना, इसलिए वो उन्होंने एक एसआईआर से अलग रखा है। राहुल गांधी का एसआईआर जो है उससे ममता दीदी ने खुद को अलग रखा है। वो अलग से एसआईआर के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन राहुल के साथ नहीं आ रही है। एक आदमी ने राहुल के साथ डुबकी लगाई थी, वो डूब ही गया उसमें बिहार में।
देखिए एक और जो नहीं, है राहुल कि गांधी उतने तेजस्वी है ना। आप ये देखिए कि ममता दीदी जो है वो, ये तो बात है कि वो है तो जुझारू पूरी वो, और पूरा ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो सब उसको पता है। लेटेस्ट बताऊं आपको, लेटेस्ट क्या किया ममता दीदी ने, और इसका मेरे पास ये देखिए ये ये देखें, दिखाई पड़ रहा है क्या? जी जी। ये बंगाली में है। हम्म, कह रहा है कि साहब कि आपके समस्या के लिए, यानी किसकी, जो हाई राइज है उनकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाई। किसने? फिरहाद हकीम ने। समस्या क्या है पता है? समस्या यह है कि साहब की लोगों को इकट्ठा किया गया, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, RWA वाले, और RWA वाले मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेके गए कि साहब देखिए हमारे यहाँ पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं और ये ना बनाए जाए। तो मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि साहब कि नहीं, हम बिल्कुल पक्का ये इंश्योर करेंगे कि आपकी सहमति के बिना पोलिंग बूथ नहीं बनाए जाए। अब ये कभी सुना है कि साहब की पोलिंग बूथ ना बनाए जाए? लोग पोलिंग बूथ बनाने की तो डिमांड करते हैं, यहाँ ना बनाने की डिमांड हो रही है। यानी ये भी कैसे मैनेज कराई जा रही है ममता दीदी द्वारा, वो देखिए। नहीं वो करे, उससे देखिए एक बात होती है, वो ममता दीदी अलग अलग ट्रिक चलाएगी। उसको भी मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर चुनाव आयोग को कुछ आदेश नहीं दे सकती, ना कि कोर्ट दे सकती है, तो ये छोटी मोटी बातें वो करती रहेगी, उससे निकलने वाला कुछ नहीं है। वो दिखाना चाहती है कि चुनाव आयोग को नीचा दिखाना चाहती है। अगर आप उधर जाओगे, अब जो पोलिंग का जो आप बोल रहे हैं, पोलिंग नहीं है वो, BLO के लिए ऑफिस बना, छोटा जो टेबल डालकर बैठते हैं ना, बूथ, उसके लिए। तो हमारे यहाँ मत बनाओ, हमारे यहाँ मत बनाओ मतलब TMC के कार्यकर्ता जाकर अपने अपने फॉर्म लेकर भरकर आ जाए। आप आराम से बैठो, चाय पियो, दार्जिलिंग की चाय लेकर देते, असम की चाहिए तो देते, लेकिन फॉर्म हम मत भरकर लाएंगे, ये बनाने के लिए कर रही है। लेकिन एक बात और भी है, एक बात आप साइकोलॉजिकली भी समझ लो कि पिछले अगर 20 साल से ममता दीदी वहां 15 साल से सरकार बनाए बैठी है, तो जिसकी तकलीफ आपको दूर बैठे हो रही है, तो बंगाल के सरकारी कर्मचारी जो है वही तो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। इनको भी कितनी तकलीफ ममता दीदी के गुंडों से हो रही है वो आप समझ लो। फिर वो पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी हो सकते हैं या किसी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हो सकते हैं, वो भी इनसे छुटकारा पाना चाहते होंगे। तो इतना आसान तो है नहीं ममता के लिए, जितना हम समझते, जितना हम समझते इतना आसान नहीं है। क्योंकि हमें एक बात भी देखनी चाहिए, जो सब हम डेटा देखते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब बटन दबाया जाता है EVM का। तो उसमें जो कर्मचारी है वो भी सोचते होंगे कि इनसे छुटकारा चाहिए, भले हमारे लिए योगी जैसा आएगा तो हमारा दबदबा चालू हो जाएगा। ये बात समझ लो आप, योगी ये बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर अभी अभी देखो, सम्राट चौधरी हो गया तो बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो गया। और बुलडोजर का मतलब क्या होता है? उस इलाके का जो DM होता है, उस इलाके का जो कलेक्टर होता है, जो कोई होता है, उसका दबदबा बढ़ता है। तो क्या बंगाल के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है वो अपने गले में पट्टा डालकर ममता का कुत्ता होना पसंद करते होंगे? नहीं, उनको भी छुटकारा चाहिए। मैं मानता हूं कि 100% नहीं होंगे, लेकिन 20, 25, 50% हो सकते हैं। अगर हो है तो वो और क्या करेंगे ये सोचो आप। तो ये हमको अब आपने जो दिखाया, तो हमें दिखाया वो जा रहा है, लेकिन उसकी दूसरी साइड भी है। और अगर दूसरी साइड हम समझे तो ममता डरी कि क्यों है उसका पता चलता है। तो आपको याद होगा केजरीवाल क्या बोल रहा था,
मोदी जी आप हमको इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब कहाँ नरक में जाकर पड़े हैं और दूसरी जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ममता उसी लेवल पर है, लेकिन ममता की एक बात मुझे पसंद है, ममता दूसरे को सबक मिले तो उससे भी सीखना चाहती है। जो केजरीवाल की हालत हो गई है, जो हमारे उद्धव की हालत जो हो गई है, ममता उससे भी सीखती है, उसका क्रेडिट ममता को देना पड़ेगा। तो ममता चुपचाप नहीं डरी है, जो हर चीज पर झगड़ा करती थी, ये चुनाव आयोग के एसआईआर पर बैकफुट पर क्यों गई है, ये सोचो तो पता चलेगा आपको कि ममता को कुछ ना कुछ तो खबरें मिल रही है कि ये चुनाव पिछले 3 चुनाव जितना आसान नहीं है, ये ममता समझ गई है। और जिस संख्या में बांग्लादेश की बॉर्डर से यानी जमावड़े के जमावड़े जा रहे, भाग रहे, लाइन लगाकर कतार में खड़े, हमको वापस जाना है, तो उनके दिमाग में अगर डर पैदा हो गया है, तो जो डर पैदा हो गया है सिर्फ एसआईआर से, वो वोटिंग बूथ पर आएंगे क्या सोचो आप? वोटिंग बूथ पर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। देखो बिहार में इतना बड़ा तमाशा राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया, लेकिन एक जगह भी बोगस वोटिंग करते हुए कोई पकड़ा नहीं गया। हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, एक भी रिपोर्ट भी नहीं हुआ। हाँ वही तो बंगाल में क्या होने जा रहा है, कितनी बारीकी से इसका माइक्रो प्लानिंग ना, हमारे ओमकार बोल रहे थे उतना आरएसएस का नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कितना बारीकी से प्लानिंग किया होगा, ये आप सोचो कि चुनाव आयोग के क्या है, चुनाव आयोग की सिस्टम क्या है, चुनाव का क्या बोलते हैं उसको, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या है, ये सब सोचकर ये बारीकी से प्लानिंग किया गया है, वो उतना आसान नहीं है। और उसके बाद एसआईआर आया है। और दूसरी बात यह है कि एसआईआर 12 राज्यों में चल रहा है, महाराष्ट्र में हो या और कहीं हो, छत्तीसगढ़ में हो, वहां से उठाकर ढूंढ ढूंढ कर बंगाल भेजा जा रहा है। लेकिन क्या बंगाल से वापस जाने वाले जो लोग हैं, जिस पर हमने एक बार चर्चा की थी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, पाचागढ़ और हकीमपुर, जी जी जी। चिकन नेक, तो वहां जो चौकियां अंदर बांग्लादेश की है, क्या चौकियों पर बांग्लादेश की सेना खड़ी है या इंडियन कमांडो खड़े? इसका भी सोचो। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे इंस्ट्रक्शन है ज्यादा मत बोलो, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात समझो, इतनी बड़ी तादाद में अगर बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं तो बांग्लादेश प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये भी सोचो। और ये सब बातें ममता को भी पता होगी ना। बॉर्डर पर अगर बीएसएफ है तो बंगला पुलिस भी उधर आसपास है, बंगाल ममता की पुलिस भी आसपास है, उसको भी पता है, रिपोर्ट तो ममता के भी पास जाते होंगे। तो इसका टोटल इफेक्ट क्या हो सकता है, मैं मानता हूं कि ममता अच्छी तरीके से जानती है। और इसलिए अचानक से 12-15 साल से झगड़ने वाली ममता, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा द्विवेदी को मिनिस्ट्री से, रेल मिनिस्ट्री से हटाया था ममता ने, और सेशन चल रहा था, ऐसे वक्त में रेल बजट पेश करने के बाद रेल मिनिस्टर को हटाया था इसने, और चुपचाप मनमोहन सिंह ने मान लिया था। उसके बाद कांग्रेस से टूट गया उनका गठबंधन, कांग्रेस से झगड़ा था, मोदी से झगड़ा है। ये ममता अचानक बैकफुट पर नहीं आती, ये बात समझ लो, बैकफुट पर आने का मतलब समझ लो। हाँ जी। और वैसे इलेक्शन कमीशन भी बड़ा अलर्ट है ओंकार जी। ये देखिए कि उन्होंने एक स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर वहां पे लगा रखा है। और मजे की बात ये देखिए कि उस स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर के चलते जो 2208 बूथ बताए गए थे कि साहब की % जहाँ पर एन्यूमरेशन फॉर्म वापस आए थे, वो घट के मुझे बताया जा रहा है 7 रह गए।
तो ये तो है कि ममता दीदी जो है वो कार्य तो जितने भी हैं वो करने वाली है, वो सब कर रही है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो आवश्यकता से अधिक सतर्क है। जो वहाँ पे जो सुब्रत गुप्ता जो लगाए गए हैं इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर, वो ज्ञानेश कुमार के बैचमेट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में किस तरह का तादाद में होगा। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। करना तो चाहती है लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, ऐसा है। आपको, मुझे एक बात अजीब लगती है, मुझे एक बात अजीब लगती है कि ममता एक बात भूल गई कि 2011 में ममता चुनाव जीत गई थी। तो वो ममता की सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, चुनाव आयोग अलर्ट था। और आपको याद होगा तो के एल राव या ऐसा कुछ ऑफिसर था, स्पेशल ऑफिसर केजे बंगाल के राव, लिए, केजे केजे राव। राव। और उन्होंने जिस ढंग से हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया था, पूरी सीआरपीएफ की बटालियन वहां से वहां लेने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ममता जीती थी। अगर आप एक्सट्रीम करोगे तो चुनाव आयोग भी एक्सट्रीम जा सकता है। जिसका फायदा आपको मिला है तो वहां तक नहीं जाना, ये ममता की समझ में आना जरूरी था, लेकिन वो एक्सट्रीम तक चली गई। अब उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या होता है ये अभी ममता बनर्जी को पता चलेगा। 6 महीने बाकी है, अभी बहुत समय उनके लिए भी है, इनके लिए भी है। और जब 6 महीने बीजेपी आउटसोर्स करती है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मैंने एक स्टेटमेंट किया था कि उसमें से 40%, 50% दिल्ली चले गए और 50% बिहार चले गए। तो बिहार में 8-9 महीने जो काम किया है उसके परिणाम हमने देखे लैंडस्लाइड में। तो अगर 8-6 महीने बंगाल में लगे हुए हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलने वाला है। जी करीब करीब ओंकार जी। करीब करीब 3 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी केजे राव से मुलाकात हुई थी। अच्छा। मेरी फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी, उनकी फ्लाइट भी लेट थी, और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो मैंने उस चुनाव के बारे में उनसे चर्चा की। देखिए, होता क्या है संजय जी और भाऊ जी कि टीएन शेषन चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसलिए उनकी तो बड़ी चर्चाएं हो गई, लेकिन उनके मातहत जो लोग काम करते हैं, जो एक्चुअल में पिलर हैं चुनाव आयोग के, उनकी चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, कैमरों के सामने नहीं आते हैं। पर केजे राव जैसे अधिकारी, इनका स्थान एक्चुअल में बहुत ऊपर होना चाहिए। इतने डाउन टू अर्थ आदमी और इतने सख्त, बिहार में भी भाव उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और बाद में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो चुनाव आयोग को आप गाली निकालें, ये जो राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं ना कि आप रिटायर भी हो जाओगे तो हम आपके कॉलर पकड़ करके खींच करके लाएंगे और पूरा देश जो है वो आपको जेल में देखेगा, इस तरह की जो बदजुबानी है या बिना मतलब की जो नासमझी है, और हर संवैधानिक संस्था को आप एक तरीके से डी लेजिटिमेट कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं विदेशों में, जिनकी साख पूरी दुनिया में है रही है अभी तक भारतीय चुनाव आयोग की। ये कोई मामूली बात है? 140 करोड़ की जनसंख्या और करीब करीब 97 करोड़ के आसपास मतदाता, अब तो बढ़ गए होंगे। इतना बड़ा चुनावों का आयोजन लोकसभा का एक साथ 2-3-4 चरणों में, और राज्यों में, ऐसे ऐसे राज्यों में जहां माओवादी, जहां नक्सलवादी, जहां आतंकवादी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त रहे। और इसी बिहार में हम भूल गए क्या, जब तरह तरह की सेनाएं वहां पर बनी हुई थी और किस तरह से लूट होती थी बूथों पर, मतपेटियों की, उनको किस तरीके से तालाब में जाकर के फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था।
किस तरह जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते जाते थे और कितने परसेंट टर्नआउट होता था, वो सारी चीजें और बड़ी आसानी से आप चुनाव आयोग को की आलोचना कर देते हैं। मैं तो कह रहा था अपने प्रोग्राम में एक में कि भाई आप 2004 में इस देश में पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई थी सारे देश में एक साथ। 2004 में जीता कौन था? सरकार किसकी बनी थी? फिर 2014 की ये बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं, मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। अरे 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए और 1984 के बाद जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली इंडिपेंडेंटली 282 सीटें, उस समय तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त भी और चुनाव आयुक्त भी किसके लगाए हुए थे भाई? प्रधानमंत्री कौन था 2014 में? और आप 2004-2009 में उन्हीं भाई मुझे आयुक्त का तो पता नहीं, लेकिन जो भी 543 में से एक ऑब्जर्वर मैं जरूर था। किस राज्य में थे आप उस समय? मैं पंजाब में था। अच्छा अच्छा। तो मेरा कहना ये है, आनंदपुर साहिब मेरा हेडक्वार्टर मोहाली था। अच्छा अच्छा, मोहाली। चूंकि मैं चंडीगढ़ रहा तो इसलिए मैं पंजाब से परिचित भी हूँ। तो मेरा कहना ये है कि भाई 2004-2009 में आप उन्हीं ईवीएम से जीते, उन्हीं ईवीएम से जो मत पड़े, उन्हीं की वजह से मनमोहन सिंह की दोबारा सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी जो 2004 में 138 सीटों पर खड़ी थी, वो घट करके 116 सीटों पर आ गई। तब आपको ईवीएम से परेशानी नहीं थी। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनती हैं, आपको ईवीएम से परेशानी नहीं है। हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है, आपको परेशानी नहीं होती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप 2018 में जीतते हैं, तब आपको परेशानी नहीं होती। जहां आप मुंह की खाते हैं, जहां पब्लिक आपको नकार देती है, लताड़ देती है, वहां मैच फिक्सिंग भी हो दिखाई देता है। आप चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी घसीट के लाएंगे और आपको सबक सिखा देंगे। तो भाई अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतने नासमझ रह नहीं गए हैं। कौन कहाँ उड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको अक्ल भी है और समय आने पर वो सबक सिखाने का मादा भी रखते हैं। जी, तो भाऊ अभी तो बंगाल में तो आरएसएस एक्टिव है ही। समाचार तो मुझे ये भी मिला कि अभी ध्वजारोहण के कार्यक्रम से पहले जब मोहन भागवत जी गए थे, तो मोहन भागवत जी की योगी आदित्यनाथ के साथ में बंद कमरे में मीटिंग हुई 1 घंटे, और आरएसएस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अभी से लग गया है। नहीं, ये 240 के बाद आरएसएस ने ये पूरा मैटर सीरियसली लिया है और राजनीति का ढांचा बदलना जरूरी है। चुनाव जीतना आरएसएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी जानकारी मुझे, वो जो चल पड़ा है कि जो आउटडेटेड पॉलिटिकल पार्टियां हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां होगी या विचारधारा की आउटडेटेड पार्टियां, वो खत्म होनी चाहिए। इसी ढंग से आरएसएस काम कर रही। सिर्फ बीजेपी को जिताना या बीजेपी के मित्र दल को जिताना यहाँ तक नहीं है। उससे बहुत आगे चलकर अगले 30-35 साल की राजनीति कैसी हो, उस पर बड़ा चिंतन हुआ है। और ऐसी पार्टियों को पूरा लिक्विडेट करना, तो विचारधारा से मिलती जुलती हो ना हो, लेकिन जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, जो देश के लिए सीरियसली सोचती है, वो पार्टियां बचनी चाहिए। बाकी की पार्टियां वाइप आउट होनी चाहिए। इस ढंग का चुनाव रिजल्ट लाना, इस पर चिंतन हुआ है। तो यूपी की बात छोड़ो, आप अभी मैं मानता हूं कि केरला में आपको बड़ा चेंज दिखाई देगा। केरला में बहुत बड़ा चेंज होगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनको धक्का लग, ये अभी फंसे हैं बंगाल में है और असम में, लेकिन इनको पता नहीं केरला में बहुत बड़ा चेंज होगा। और केरला का चेंज इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि केरला एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत चलने वाला, कांग्रेस हो या सीपीएम हो, डीएमके या तमिलनाडु लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके पहले पूरा भारत जो है वो हिंदुत्व के झंडे तले लाना है, और लास्ट डेस्टिनेशन तमिलनाडु है। क्यों? क्यों? वो आइडियोलॉजी बिल्कुल लोकली है और इनबिल्ट है, उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। इसलिए पहला मुझे लगता है कि असम की बात तो छोड़ दो, लेकिन बंगाल फतेह हो जाएगा, लेकिन केरला में बहुत बड़ी सेन लगेगी, जो पिछले कम से कम 40-50 साल से दो धड़े में बटा हुआ था। इसमें तीसरी पार्टी खड़ी होगी, सत्ता में आएगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन या तो यूडीएफ या एलडीएफ, ये मामला खत्म। अब बीजेपी और उसके मित्र दल जो भी कुछ छोटे मोटे हो गए, वो मिलकर एक तीसरा बड़ा हो जाएगा, और अगर तीसरा बड़ा होता है तो शायद वो दूसरे नंबर पे भी हो सकता है। यानी बीजेपी 2 नंबर पर आएगी, 1 नंबर पर आएगी ना, मैं बोल रहा हूं, लेकिन बीजेपी 2 नंबर पर आएगी। जो हमने पिछले 10 साल में बंगाल में देखा है, देखते देखते 3 सीटें थी और सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस 2 या 3 नंबर पर थे, वो घूमकर कहां गए पता नहीं, और बीजेपी 2 नंबर बन गई। तो मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव में जो मई के आसपास होने वाला है, उसमें केरल में बड़ी उठापटक हम देखेंगे, केरल में बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे। 2 नंबर बदल जाएगा, बीजेपी 2 नंबर बनेगी, ये मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं आज। तो बंगाल की तो बात छोड़ो, बंगाल में शायद बहुत बड़ी, मैं आज से ही बोल रहा हूं कि 150 तक बीजेपी जाएगी। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से बिहार के आसपास, बिहार के चुनाव आने के बाद मैंने तो आंकड़ा बनाया है कि बंगाल में बीजेपी कम से कम 150 तक जाने वाली है। नहीं, बड़ी बात होगी फिर तो। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है बीएमसी के चुनाव में? नहीं, वो तो बीजेपी जीत जाएगी, यानी बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन झगड़ा बहुत हो रहा है ना कांग्रेस, नहीं, से। कांग्रेस बचेगी कि नहीं, ये चर्चा का बात। ठाकरे बंधु इकट्ठा होकर अपनी साख बचाने की कोशिश में। देखो 1985 में जब शिवसेना ने पहली बार मेजॉरिटी और बीजेपी पर कब्जा किया था, उसके बाद तो उनका जो माउथपीस था मार्मिक, उसका मैं संपादक बना 4 साल के लिए, मैं मार्मिक का संपादक था। तो शिवसेना जो महाराष्ट्र में फैली, वो मुंबई के कारण फैली है, और उसी 4 साल में मैं उधर का माउथपीस का संपादक था। सामना उस वक्त नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था सामना। तो महाराष्ट्र में शिवसेना कैसे फैलती गई ये मैंने देखा है। उद्धव ठाकरे ने पिछले 5-6 साल में अगर एक काम किया है, तो जहां उनकी रूट से मुंबई थे, उन पर इतना इग्नोर किया है कि मुंबई से शिवसेना, मुंबई ठाणे से मानो शिवसेना उखड़ गई है। वो आज उद्धव ठाकरे जो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जड़ें फिर से मुंबई और ठाणे में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुछ 288 छोटे छोटे नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव थे, उन्होंने साफ इग्नोर किए। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, इस ढंग से उद्धव और राज ठाकरे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर से अपनी जड़ें मुंबई में, ठाणे में जमानी है। तो इसका मतलब साफ है कि ऑलरेडी बीजेपी जीत गई है, ये इन्होंने मान लिया है। और कांग्रेस भी कम से कम अपना कुछ रहे, 10-15 आए तो भी बहुत है। इतनी बुरी हालत है इनकी। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को और ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।